नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रलयंकारी दानव। दोस्तों, ये कॉमिक्स जो है दुनिया मेरी मुट्ठी का दूसरा भाग है। जिन्होंने इसके पहले भाग दुनिया मेरी मुट्ठी में कॉमिक्स नहीं पढ़ा है, वो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट राम रहीम कॉमिक्स नाम से बना रखी है, उस पर क्लिक कर आप इसके पहले पार्ट को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। कस्तारिका ग्रह का सम्राट एल्ड्रेड को पृथ्वी पर विजय हासिल करने के लिए भेजता है, परंतु पृथ्वी पर उतरने से पहले ही एल्ड्रेड की उड़न तस्तरी नष्ट हो जाती है और एल्ड्रेड अपंग हालत में जमीन पर आ गिरता है। उधर से गुजरते हुए प्रोफेसर ब्लैक की नजर उस पर पड़ती है। वो उसे उठाकर टिंगटोरा नामक संस्था की भूमिगत लैब में ले जाता है और उसकी जांच करता है। ओह, ये तो कोई रोबोट नहीं बल्कि अंतरिक्ष का एक अजूबा है, जिसकी धमनियों में रक्त के स्थान पर परमाणु ऊर्जा प्रवाहित होती है। मुझे इस अजूबे को फिर से जीवित करना होगा। प्रोफेसर ब्लैक एल्ड्रेड को परमाणु ऊर्जा प्रदान कर जीवित करने से पहले उसके भेजे में मास्टर ब्रेन कैप्सूल फिट कर देता है, ताकि वो उसके नियंत्रण में रहे। प्रोफेसर अपनी सफलता की जानकारी टिंगटोरा के चीफ डीन को देता है। चीफ डीन, जो ग्रीनलैंड को अपना गुलाम बनाकर पूरे विश्व पर राज करने का सपना साकार करना चाहता है, प्रोफेसर की सफलता से खुश होकर कहता है, गुड, अंतरिक्ष के इस अजूबे को अपना गुलाम बनाकर तुमने हमारी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। आपकी एक परेशानी तो हल हो गई मिस्टर डीन, पर उस परेशानी का क्या करेंगे जो राम रहीम के रूप में बहुत जल्द यहाँ पहुंच रही है। राम रहीम यहाँ कभी नहीं पहुंच पाएंगे। उधर राम रहीम ग्रीनलैंड के लिए रवाना होने के लिए तैयारी कर ही रहे होते हैं कि एक खिलौना रूपी रोबोट डॉन उन्हें ग्रीनलैंड जाने का इरादा छोड़ देने का आदेश देता है और आदेश ना मानने पर खतरनाक अंजाम की चेतावनी देता है। परंतु राम रहीम रोबोट डॉन की धमकी की परवाह न करते हुए एक टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं, परंतु जल्दी उन्हें अंजाम भुगतना पड़ता है। भूत, ओह, तुम लोगों ने हमारे आदेश का पालन ना कर अपनी मौत को दावत दी है। अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। चेतावनी देते ही कंकाल टैक्सी की गति बढ़ा देता है, परंतु राम रहीम टैक्सी से सुरक्षित कूदने में सफल हो जाते हैं। तभी वहां एक कार आकर रुकती है और अल्फांसो नाम का आदमी झूठ का सहारा लेकर अपने को उनका मददगार बताकर कार में बिठा लेता है और राम रहीम एक बार फिर खतरे में फंस जाते हैं। अल्फांसो उन्हें बेहोश कर देता है और फिर बेहोशी की हालत में उन्हें ग्रीनलैंड में अपराधियों के खुफिया अड्डे में पहुंचा दिया जाता है, लेकिन राम रहीम अपनी चालाकी से दुश्मनों की कैद से निकल भागते हैं। तब चीफ डीन अपने आदमियों को आदेश देता है, राम रहीम जरूर पहाड़ियों की तरफ गए होंगे, तुम लोग पहाड़ियों में बिछे बारूद को उड़ा दो। पहाड़ी चट्टानों में उनकी लाश दफन हो जाएगी और उन मुसीबत के परकालों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। जो आ गया चीफ। उधर राम रहीम दुश्मनों की कैद से दूर तो निकल जाते हैं, पर मौत से दूर नहीं भाग पाते हैं। अचानक पहाड़ियों पर धमाके होने लगते हैं और पहाड़ी चट्टानें टूट टूट कर गिरने लगती है। राम रहीम बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी कोशिश में रहीम एक पत्थर से टकराकर घायल हो जाता है और एक गड्ढे में जा गिरता है। इसके साथ ही उसकी चेतना लुप्त हो जाती है। प्यारे बच्चों, उपरोक्त कथा आप दुनिया मेरी मुट्ठी में नामक चित्र कथा में पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़िए। उधर राम पहाड़ी दर्रे के मुहाने पर विभत्स खड़ा पहाड़ी चट्टानों को उस गड्ढे के ऊपर गिरते देख रहा था। फिर एकाएक वो अपनी विवशता पर रो उठा। रहीम, मेरे भाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ना कर सका, लानत है मुझ पर। फिर जब चट्टानों का गिरना बंद हुआ, लेकिन अभी वो उस ढेर के निकट पहुंचा ही था कि
जहां हो वहीं खड़े रहो वरना भून दिए जाओगे। राम अपनी एड़ी पर उस दिशा में घूम गया जिधर से आवाज उभरी थी। तुम कौन हो लड़के, और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं राम हूँ, कर्नल राघव का बेटा राम। तत्पश्चात राम ने कैप्टन जुबेर को सारी बात बता दी। तब तक सेना के अन्य जवान भी वहां पहुंच गए थे। राम का परिचय पा और समस्त वृत्तांत सुनने के बाद कैप्टन जुबेर दुख प्रकट करते हुए बोला, हमें अफसोस है कि हम कुछ देर पहले यहाँ नहीं पहुंच सके, वरना हम आपके दोस्त रहीम को अवश्य बचा लेते। प्लीज आप अपने सैनिकों को आदेश दें कि वे पत्थरों को हटाने में मेरी मदद करें। मेरा दिल कहता है कि रहीम जिंदा है, वो मर नहीं सकता। कैप्टन जुबेर ने सांत्वना देने में वक्त बर्बाद करने के बजाय सैनिकों को पत्थर हटाने का आदेश दिया। सैनिक तुरंत काम में जुट गए, परंतु उस समय राम और कैप्टन जुबेर के आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने सैनिकों को बड़े बड़े पत्थरों को आराम से उठाकर फेंकते देखा। अरे, वे तो पत्थर ऐसे उठा रहे हैं जैसे वे गत्ते के बने हो। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है अंकल, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई सपना देख रहे हैं। हकीकत क्या है यह अभी पता चल जाएगा। कहने के साथ ही कैप्टन जुबेर आगे बढ़ा और एक सैनिक द्वारा फेंके गए बड़े पत्थर को उठाने की कोशिश करने लगा, परंतु पत्थर को उठाना तो दूर, वो उसे हिलाने में भी सफल नहीं हो सका। ओह, पत्थर तो बड़ा वजनी है, फिर उस सैनिक ने इस पत्थर को आसानी से कैसे उठा लिया था? उसका आश्चर्य उस समय और अधिक गहरा हो गया जब उसने ढेर में पड़ा एक अन्य बड़ा पत्थर आसानी से उठाकर हवा में उछाल दिया। आश्चर्य है, यह पत्थर तो गत्ते के डिब्बे की तरह हल्का था। आखिर ये कैसा चमत्कार है? कैप्टन जुबेर सोचने लगा, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। जल्द ही सैनिकों ने गड्ढे में पड़े पत्थरों के ढेर को हटा दिया। पत्थरों के हटते ही राम गड्ढे में पड़े रहीम के पास पहुंच गया। रहीम की नब्ज की जांच करते ही राम का चेहरा खुशी से खिल उठा। रहीम जीवित है, इसकी नब्ज बिल्कुल साधारण गति से चल रही है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तुम्हारी कृपा ना होती तो पत्थरों के ढेर में दबने के बाद भी रहीम जिंदा ना रहता। तभी राम की नजर रहीम के दूसरे हाथ पर जा टिकी, जिसने एक कोहनी से कटे लोहे के हाथ को मजबूती से थाम रखा था। ओह, ये हाथ कैसा है? कुछ सोच राम ने लोहे के हाथ को उठाने की कोशिश की, परंतु रहीम के हाथ की पकड़ लोहे के हाथ पर इतनी सख्त थी कि राम को लोहे के हाथ को रहीम की पकड़ से मुक्त कराने में पसीने आ गए। फिर वो लोहे के हाथ का निरीक्षण करते हुए गहरी सोच में डूब गया। यह हाथ रहीम के हाथ में कैसे पहुंचा? यह हाथ तो ठोस लोहे का लगता है, पर इसकी उंगली पर चढ़ी अंगूठी ठीक वैसी ही है जैसे इंसानों की उंगलियों में होती है। राम ने अंगूठी को लोहे की उंगली से उतारने की कोशिश की, परंतु सफल ना हो सका। अजीब बात है, अंगूठी टस से मस नहीं हो रही है। आखिर ये क्या रहस्य है? फिर अचानक राम के मस्तिष्क में एक विचार कौंध गया। शायद ये अंगूठी चमत्कारी मालूम होती है और इसी की वजह से रहीम को दूसरी जिंदगी मिली है। शायद इसी अंगूठी की वजह से भारी पत्थरों का वजन भी गत्तों के समान हल्का हो गया था। अतः जब तक रहीम के पूरी तरह सुरक्षित होने का पता ना चले, तब तक इस हाथ को रहीम के पास ही रखना चाहिए। इस विचार के दिमाग में आते ही राम ने लोहे का हाथ रहीम के हाथ में ही थमा रहने दिया। तभी कैप्टन जुबेर ने राम से प्रश्न किया, वो किसका हाथ है? शायद किसी देवी देवता की प्रतिमा का हाथ है जो पहाड़ में दबी हुई थी और चट्टानों के साथ टूटकर उसका हाथ यहाँ आ गिरा। मैं तो कहूंगा इस हाथ ने ही रहीम को नई जिंदगी दी है। असंभव, आज के युग में ऐसा कदापि संभव नहीं है। मैं उस हाथ को देखना चाहता हूं। आप वो हाथ बाद में भी देख सकते हैं अंकल, फिलहाल तो आप रहीम को अस्पताल पहुंचवाने का बंदोबस्त करवाइए। ओह श्योर। तत्पश्चात कैप्टन जुबेर के आदेश पर दो सैनिक रहीम को गड्ढे से बाहर उठा लाए। तभी एक
वैन वहां आकर रुकी। कैप्टन जुबेर ने राम रहीम को उसी वैन में अपने 2 जवानों की निगरानी में अस्पताल रवाना कर दिया। रात के करीब 2 बजे एक साया बड़ी तेजी से सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। वो साया कोई और नहीं, एल्ड्रेड ही था। थोड़ी ही देर बाद एल्ड्रेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वेपनरी रिसर्च सेंटर की भव्य इमारत के गेट के सामने खड़ा था। गेट के दूसरी तरफ ड्यूटी पर चौकस खड़ा गार्ड अचानक गेट के सामने एक विशालकाय आकृति को देख चौंक उठा। ओह, कौन है वो? दूसरे पल गार्ड गर्ज उठा, हाल्ट, वरना गोली मार दूंगा। परंतु गार्ड की चेतावनी का एल्ड्रेड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। खड़ाक। एल्ड्रेड को गेट तोड़कर अंदर दाखिल होते देख गार्ड ने खतरे का अलार्म बजा दिया था। कुआं कुआं कुआं। साथ ही खतरा भांपकर एल्ड्रेड पर गोलियां भी बरसा दी। धाए 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 ठक ठक। लेकिन गोलियां एल्ड्रेड के शरीर से टकराते ही ऐसे पिघल जाती थी जैसे मोम की बनी हो। तभी ड्यूटी पर तैनात अन्य गार्ड्स भी शस्त्रों से लैस होकर वहां पहुंच गए। लेकिन इस बीच एल्ड्रेड पहले गार्ड को अपने सशक्त पंजे की गिरफ्त में ले चुका था। ओह! इससे पहले कि अन्य गार्ड्स फायरिंग शुरू करते, एल्ड्रेड ने पहले गार्ड को पूर्ण वेग से उछाल दिया। ठक। फिर एल्ड्रेड आगे बढ़ा और उस केबल को उखाड़ दिया जिसका संबंध अलार्म से था। चिर। तत्पश्चात एल्ड्रेड जैसे ही गार्ड्स की तरफ पलटा, उस पर गोलियों की बौछार होने लगी। धाए 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 धाए। परंतु गोलियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उसने आगे बढ़कर एक गार्ड की राइफल नोजल से थाम ली और फिर इतनी जोर का झटका दिया कि वो गार्ड फुटबॉल की तरह हवा में तैरता नजर आया। राइफल हाथ में आते ही उसने अन्य गार्ड्स को गोलियों का निशाना बना डाला। धाए। गार्ड्स का काम तमाम होते ही वो राइफल वहीं फेंक इमारत के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया। जल्दी वो उस कक्ष का दरवाजा तोड़ता हुआ अंदर दाखिल हो रहा था जिसमें रखी मजबूत सेफ में रेड फाइल रखी थी। खड़ाक। कमरे में दाखिल हो एल्ड्रेड ने कमरे का निरीक्षण किया, फिर हिंसक हुंकार भरता हुआ सेफ के निकट पहुंच गया। दूसरे पल उसने सेफ की मजबूत मोटी चादर ऐसे फाड़ डाली जैसे वो लोहे की ना हो, गत्ते की हो। कट कट। फिर एल्ड्रेड ने टूटी सेफ में रखी फाइलों में से लाल रंग की एक फाइल निकाली और जिस रास्ते आया था उसी रास्ते लौट पड़ा। थोड़ी ही देर बाद वो इमारत के मुख्य गेट पर था। एल्ड्रेड द्वारा फेंका गया गार्ड इस वक्त लाइट पोल पर लटका आश्चर्य से उसे घूर रहा था। ओह, वो आदमी नहीं, कोई शैतान ही हो सकता है। गेट पार कर एल्ड्रेड नजरों से ओझल हो गया। एल्ड्रेड के ओझल होते ही गार्ड पोल से नीचे उतरा और गार्ड रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी ही देर बाद वो अपने अफसर को वो घटी घटना की सूचना दे रहा था। सर, मैं नहीं जानता कि वो यहाँ क्यों आया था, आप फौरन यहाँ आ जाइए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इतना कहने के साथ ही दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही कर्नल राघव एवं सेना के कई उच्च अधिकारियों रक्षा मंत्रालय के वेपनरी रिसर्च सेंटर में पहुंच गए। रेड फाइल के चोरी होने तथा वहां घटी घटना की विस्तृत जानकारी मिलने के बाद कर्नल राघव ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और अधिकारियों को संबोधित करते हुए बोले, ऑफिसर्स, रेड फाइल चुरा ले जाने वाले शैतान का जो विवरण हमें मिला है उससे तो यही जाहिर होता है कि इस चोरी में अंतरिक्ष के उसी मानव का हाथ है जिसे पकड़ने में हम अभी तक नाकाम रहे हैं। लेकिन अंतरिक्ष के मानव को रेड फाइल चुराने की क्या जरूरत थी? यही नहीं, हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि अंतरिक्ष के मानव को यह कैसे पता चला कि रेड फाइल यहां रखी है। कुछ भी हो, अब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रेड फाइल चोरी हो जाने के बाद हमारी सुरक्षा व्यवस्था को भारी खतरा पैदा हो गया है। इसलिए हमें अपने सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत करनी होगी।
जिनका ब्यौरा रेड फाइल में दर्ज है। हम इस बात पर तुरंत अमल करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। परंतु साथ ही साथ उस शैतान को पकड़ने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से टीवी, रेडियो और अखबारों में उस शैतान के हुलिये का विवरण दिया जाए ताकि आम आदमी भी उसे देखते ही पहचान ले। आपके विचार से हम सभी सहमत हैं। गुड, आप लोग इन हिदायतों पर तुरंत अमल शुरू कर दें। मैं आप लोगों से बराबर संबंध बनाए रखूंगा। दैट्स क्री क्री। तभी विशेष फोन की घंटी बज उठी थी और कर्नल राघव को अपनी बात अधूरी छोड़ देनी पड़ी थी। कर्नल राघव ने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से कैप्टन जुबेर की आवाज सुनाई दी। सर, मैं कैप्टन जुबेर बोल रहा हूँ, आपके लिए एक खास खबर है। बोलो। तब कैप्टन जुबेर अपनी विस्तृत रिपोर्ट देता हुआ बोला, सर, मैं राम द्वारा बताए ठिकाने पर पहुंचा था, पर वहां चंद लाशों के सिवा कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगा। अब मेरे लिए क्या हुक्म है सर? कैप्टन, तुम वापस आ जाओ और मेरे अगले आदेश की प्रतीक्षा करो। इतना कहने के साथ ही कर्नल राघव ने रिसीवर रख दिया और मीटिंग बर्खास्त कर कक्ष से बाहर निकल गए। उधर अस्पताल पहुंचते ही रहीम को आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया था। तभी कर्नल राघव वहां आ पहुंचे। राम बेटे, रहीम अब कैसा है? कुछ कह नहीं सकता डैडी, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटे, मैं ये क्या सुन रहा हूं? कैप्टन जुबेर की बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है। जुबेर अंकल ने आपको जो जानकारी दी है वो सही है डैडी, लेकिन कोई तुम्हें यहां आने से क्यों रोकना चाहेगा? ओह, इसका मतलब आप भी कुछ नहीं जानते। पर आपको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि वे लोग कौन है और हमें यहां क्यों नहीं पहुंचने देना चाहते थे। अगर तुम ये समझ रहे हो कि अपराधी के जिस खुफिया अड्डे की जानकारी तुमने कैप्टन जुबेर को दी थी वहां अपराधी के आदमी हमारे हाथ लग जाएंगे, तो हम उनसे अपराधी के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे, तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो अड्डा पूर्णतः तबाह हो चुका है और वहां कैप्टन जुबेर को चंद लाशों के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। ओह, इसका मतलब अपराधी बहुत ही चालाक और खतरनाक है, लेकिन समझ में नहीं आता कि उसे तुम लोगों से क्या खतरा है और उसे तुम लोगों के यहाँ आने की जानकारी कैसे मिल गई। कुछ खास लोगों के अलावा ये बात कोई नहीं जानता था कि मैंने तुम लोगों को स्वाधीनता समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। फिर तो उन्हीं खास लोगों में से ही कोई गद्दार है। कर्नल राघव विरोध में कुछ कहना चाहते थे कि तभी आपातकालीन कक्ष का दरवाजा खुल गया और दोनों का ध्यान उस तरफ आकर्षित हो गया। कुछ ही क्षणों बाद डॉक्टर जैसे ही बाहर आया, कर्नल राघव ने पूछा, रहीम कैसा है डॉक्टर? वो बिल्कुल ठीक है, मामूली खरोचों के अलावा उसे कोई चोट नहीं आई है। विश्वास नहीं आता कि वो भारी चट्टानों के नीचे दब गया था। क्या हम उससे मिल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, पर वो अभी बेहोश है। सदमे के कारण वो बेहोश हो गया है। 2-3 घंटे में वो स्वयं होश में आ जाएगा। खतरे की कोई बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर का शुक्रिया अदा कर कर्नल राघव राम के साथ आगे बढ़ गए। आपातकालीन कक्ष में दाखिल होते ही कर्नल राघव और राम की नजर बेहोश पड़े। कर्नल राघव और राम की नजर बेहोश पड़े रहीम पर जा टिकी। अचानक राम चौंकते हुए बोला, अरे वो हाथ कहाँ गया? कैसा हाथ? इससे पहले कि राम अपने पिता के प्रश्न का उत्तर देता, वहां खड़ा डॉक्टर बोल उठा, वो एक लोहे का हाथ है। हमने उस हाथ को सुरक्षित उस बॉक्स में रखवा दिया है। आप लोग चाहे तो उसे ले जा सकते हैं। ओह, राम ने निश्चिंता की सांस ली। तब डॉक्टर ने अलमारी में रखा बॉक्स निकालकर कर्नल राघव को थमा दिया और नर्सों के साथ बाहर चला गया। उनके जाते ही कर्नल राघव ने ढक्कन खोलकर हाथ का निरीक्षण किया और फिर ढक्कन बंद कर जिज्ञासु स्वर में राम से प्रश्न किया, तुम किसी मूर्ति के हाथ को इतना महत्व क्यों दे रहे हो राम बेटे? इस हाथ को आप साधारण हाथ ना समझे डैडी। मैं इस हाथ का एक बहुत बड़ा चमत्कार देख चुका हूँ।
तत्पश्चात राम ने घटनास्थल पर हुई घटनाओं का ब्यौरा अपने पिता को दे दिया। राम की बात सुन कर्नल राघव मुस्कुराकर बोले, आश्चर्य है, आज के युग में भी तुम ऐसी चमत्कारी बातों पर विश्वास करते हो। मैंने जो महसूस किया है उसे मैं भला कैसे झुठला सकता हूँ डैडी। इस हाथ में कोई विशेषता अवश्य है। ठीक है, मैं इस हाथ को जांच के लिए प्रोफेसर ब्लैक के पास भिजवा दूंगा, तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा। तत्पश्चात वे रहीम की ओर आकर्षित हो गए। रहीम अभी भी बेहोश पड़ा था। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद कर्नल राघव बोले, राम तुम रहीम के पास रुक जाओ। रहीम के होश में आने के बाद तुम इसे लेकर घर पहुंच जाना। मैंने कुछ आदमी अस्पताल के बाहर तुम लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिए हैं, वे तुम्हें घर तक पहुंचा देंगे। ठीक है डैडी, पर मम्मी को अभी हमारे पहुंचने और हमारे साथ घटी घटनाओं के बारे में कुछ मत बताइएगा। ठीक है, अभी तुम्हारी मम्मी को कुछ ना बताना ही उचित होगा। तत्पश्चात कर्नल राघव हाथ वाला बॉक्स उठाकर वहां से चले गए। करीब 1.5 घंटे बाद रहीम को होश आ गया। मैं कहाँ हूँ? तुम अस्पताल में हो और बिल्कुल ठीक हो। रहीम फौरन उठकर बैठता हुआ बोला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं जिंदा हूँ। मैं बच कैसे गया राम? जाको राखो साइया, मार सके ना कोई। फिर राम ने रहीम के चेहरे पर नजरें गिराते हुए पूछा, अच्छा रहीम, ये बताओ वो हाथ तुम्हारे हाथ में कैसे आ गया था? कौन सा हाथ? कैसा हाथ राम भैया? तब राम रहीम को लोहे के हाथ के बारे में बताता हुआ बोला, याद करने की कोशिश करो रहीम, जरा अपनी याददाश्त पर जोर डालो, शायद तुम्हें याद आ जाए कि वो लोहे का हाथ तुम्हारे हाथ में कब और कैसे पहुंचा था। मुझे सिर्फ इतना याद आ रहा है राम भैया कि मैं गड्ढे में जा गिरा था और चट्टान मेरे ऊपर आकर गिरने वाली थी और मेरी चेतना डूबती जा रही थी। तभी एक धुंधला हाथ मुझे अपनी तरफ बढ़ता नजर आया। मुझे लगा कि तुम मेरी मदद के लिए आ पहुंचे हो, अतः मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया राम। बस उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। शायद मैं पूरी तरह बेहोश हो चुका था। ओह, मुझे अपने इस हाथ की उंगलियों में अभी भी दर्द महसूस। अरे ये अंगूठी! रहीम की फैली हुई हथेली पर पड़ी अंगूठी को देखकर राम चौंक उठा। रहीम राम की हैरानी की वजह ना समझ सका। वो बोला, मैं नहीं जानता ये अंगूठी मेरे हाथ में कब और कैसे आ गई। ये अंगूठी उस लोहे के हाथ की अंगुली में थी रहीम, जिसे तुमने थाम रखा था। मैंने उसकी अंगुली से अंगूठी निकालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन सफल ना हो सका था। ओह, राम सोच में पड़ गया। ये अंगूठी अचानक उस हाथ से निकलकर रहीम के हाथ में कैसे आ गई? तभी रहीम राम की सोचों को भंग करता हुआ बोला, इस अंगूठी का क्या करें राम? फिलहाल तुम इसे अपने अंगुली में पहन लो। रहीम ने वैसा ही किया। अंगूठी पहनते ही वो अपने आप को बिल्कुल तरोताजा महसूस करने लगा। वो बिस्तर से उतरते हुए बोला, चलो राम, हम यहाँ से चले, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड, आओ चले। तत्पश्चात वे दोनों कक्ष से बाहर निकल गए। राम रहीम ने अचानक घर पहुंचकर राधा देवी को अचंभित कर दिया, परंतु राधा देवी की हैरानी उनके आने की खुशी के आवेग में दब गई। राधा देवी ने उन्हें सीने से लगा लिया। सारा दिन हर्षोल्लास में गुजर गया। शाम को कर्नल राघव भी घर पहुंच गए। शाम की चाय सबने एक साथ बैठकर पी, परंतु हास परिहास के माहौल में भी कर्नल राघव का चेहरा अक्सर गंभीर हो उठता था। ये बात राम की पैनी नजरों से छुपी ना रह सकी। एकाएक ही राम पूछ बैठा, डैडी क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? कुछ नहीं बेटे, बस ऐसे ही, नन्हे मुन्ने बच्चों। लेकिन कर्नल राघव की बात काटते हुए राधा देवी बीच में ही बोल उठी, जब से हम यहाँ आए हैं मैंने तुम्हारे डैडी के चेहरे पर परेशानी ही देखी है। मुस्कुराना तो जैसे ये भूल ही गए हैं। तभी टीवी का प्रसारण रुक गया और अनाउंसर का चेहरा स्क्रीन पर उभर आया। अब एक आवश्यक सूचना। सभी का ध्यान टीवी की तरफ आकर्षित हो गया था।
सूचना मिली है कि सुरक्षा मंत्रालय से महत्वपूर्ण रेड फाइल को अंतरिक्ष के एक मानव ने चुरा लिया है। उसका हुलिया एवं विवरण इस प्रकार है। अंतरिक्ष के मानव का हुलिया एवं विवरण बताने के बाद अनाउंसर आगे बोले, अगर किसी को ऐसा मानव कहीं नजर आए तो वो तुरंत निकटवर्ती पुलिस स्टेशन को सूचित करें। सूचना खत्म हुई। सूचना खत्म होते ही राम रिमोट यंत्र की मदद से टीवी ऑफ करते हुए कर्नल राघव से बोला, अब समझ में आया आप इतने परेशान क्यों हैं। आखिर आपने ये बात अब तक हमें क्यों नहीं बताई। क्या बताऊं बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बताइए तो सही अंकल, हो सकता है हम आपकी परेशानी हल करने में आपकी कुछ मदद कर सकें। ठीक है, तुम लोग जानना ही चाहते हो तो सुनो। तत्पश्चात कर्नल राघव राम रहीम को अंतरिक्ष के मानव और अब तक की घटी घटना के बारे में विस्तार से बताने लगे। कर्नल राघव की सारी बात सुनने के बाद राम सोच में डूब गया। अंतरिक्ष के मानव का जो हुलिया बताया गया है उसके मुताबिक उसका दाहिना हाथ कोहनी से नदारद है। उसका दाहिना हाथ कटा हुआ क्यों है। फिर अचानक एक विचार बिजली की तरह उसके मस्तिष्क में कूद गया, कहीं वो लोहे का हाथ अंतरिक्ष के मानव का हाथ तो नहीं है। इस विचार के दिमाग में आते ही राम चौंक उठा। वो बोला, डैडी, अंतरिक्ष के मानव तक पहुंचने के लिए उस लोहे के हाथ के रहस्य का पता लगाना जरूरी है, लेकिन उस हाथ का अंतरिक्ष के मानव से क्या संबंध हो सकता है। संबंध है डैडी, आप ये क्यों बोल रहे हैं कि कथित अंतरिक्ष के मानव का दाहिना हाथ कोहनी से कटा हुआ है और वो हाथ जो हमें मिला था वो कोहनी से नीचे का हिस्सा ही है। ओह, वो लोहे का हाथ अब कहाँ है डैडी। वो हाथ तो मैंने प्रोफेसर ब्लैक के पास जांच के लिए भेज दिया था। ये प्रोफेसर ब्लैक कौन है अंकल। प्रोफेसर ब्लैक इस देश का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। वो पहले विदेशी संस्था टिंटोरा के लिए काम करता था। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।